हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, मार्केट में ऐसा कहा जाता है कि जब स्मार्ट मनी मार्केट से निकलता है तो शोर नहीं मचता। शोर तब मचता है जब रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में फंस जाता है। अगर हम देखें, पिछले कुछ सालों से हम इंडिया ग्रोथ स्टोरी के नशे में चूर हैं और हमारा जीडीपी भी 8% के ऊपर जा रहा है। मार्केट्स भी ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं। लेकिन इस चमक धमक के पीछे, पर्दे के पीछे, अब तक का सबसे बड़ा वेल्थ ट्रांसफर हो रहा है। आज मैं आपके सामने कुछ हिडन डेटा पॉइंट्स लेकर आऊंगा जो आपको बताएगा कि 2025 कोई नॉर्मल साल नहीं था। ये ओटीटी के सीजन 4 या शायद सीजन फिनाले की तरह था, क्योंकि इसके बाद मार्केट के रूल पूरी तरीके से बदल गए हैं। दूसरी तरफ एफआईआई ने सेल इंडिया का बटन दबा दिया। अब तक का सबसे बड़ा एग्जिट उन्होंने ले लिया है। तो क्यों वो लगातार सेल कर रहे हैं और मार्केट्स के ऊपर जाने के बावजूद क्यों वो बायर नहीं बन रहे हैं, और यहां से पैसा निकाल कर कहां ले जा रहे हैं और क्यों ले जा रहे हैं, और डीआईआईज जो इतनी बाइंग करके पूरी की पूरी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्या वो हमें बचा रहे हैं या हमें एक बैग होल्डर बना रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम स्मार्ट मनी या बिग मनी को ट्रैक करते हैं, उनके फुटप्रिंट्स को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो इस साल अगर हम देखें, एफआईआईज ने 1.55 लाख करोड़ की सेलिंग कर दी है, जो कि पिछले डिकेड की सबसे एग्रेसिव सेल ऑफ था। चोरी चोरी, चुपके चुपके, और इस मार्केट को ऊपर जाते हुए, इसका एडवांटेज लेते हुए उन्होंने ये सेल ऑफ किया है और आगे भी करेंगे ऐसा लगता है। तो क्यों वो लगातार सेल ऑफ कर रहे हैं जबकि मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर जा रहे हैं? इसके कई सारे रीजंस हमने आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि अगर डॉलर में वो अपने रिटर्न्स को कन्वर्ट करें तो वो 5% के आसपास आता है। बेशक निफ्टी 10% ऊपर है, लेकिन हमारे मार्केट्स 5% डॉलर टर्म्स में रिटर्न दे रहे हैं, और 4% का रिटर्न तो वो यूएस ट्रेजरीज में पैसा लगाकर भी कमा सकते हैं। तो एफआईआईज की तरफ से अगर आप देखें तो 5.4% का डॉलर रिटर्न उन्हें मिल रहा है, जबकि अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में देखें कितना रिटर्न वहां मिल रहा है। एस&पी ने एक साल में 20% का रिटर्न दिया, नैस्डैक ने 17% का रिटर्न दिया है, हैंग सेंग हांगकांग का जो इंडेक्स है 28% का रिटर्न दिया है, टोक्यो में करीब 28% का रिटर्न दिया है, ब्राज़ील जो कि हमारे ही टक्कर, हमारे लेवल का इमर्जिंग मार्केट है, 32% का वहाँ पर रिटर्न मिला है, कॉस्पी कोरिया 68% का रिटर्न मिला है, जबकि निफ्टी करीब 9% का रिटर्न दिया है, वो भी थैंक्स टू जो रिसेंट रैली आई है पिछले 1-1.5 महीने में, उसकी वजह से। अब आप मुझे बताइए, आप अगर इन्वेस्टर होते तो आप किस मार्केट में पैसा लगाते? हमारे मार्केट्स में लगाते या उन मार्केट्स में पैसा लगाते? तो एफआईआई ने भी वही किया जो आप करते। तो सोचने वाली बात यह है कि एफआईआई कोई चैरिटी करने के लिए तो इंडिया में आए नहीं है। तो वो देख रहे हैं एक तरफ हमारे रिटर्न्स कम होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे मार्केट्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव जोन में हैं। 22-23 पी पर हमारे मार्केट्स ट्रेड हो रहे हैं, जबकि दुनिया में ऐसी बहुत सी इकॉनमीज हैं जहां पर अच्छी ग्रोथ स्टोरीज हैं और वो मार्केट्स भी चीप हैं, जैसे कि ब्राज़ील, कोरिया और चाइना। तो प्रश्न ये उठता है कि 1.5 करोड़ की एफआईआईज ने सेलिंग की, लेकिन मार्केट्स क्यों नहीं टूटे? तो उसका रीज़न हम जानते हैं, क्योंकि डीआईआईज ने उससे कहीं ज़्यादा बाइंग की। जितना उन्होंने बेचा उसका 4 गुना डीआईआईज ने खरीदा। करीब 7 लाख करोड़ की उन्होंने बाइंग की, जिसमें से करीब 2.55 लाख करोड़ का तो सिप मनी है। ये सब सुन के आपके अंदर एक देशभक्ति की भावना आ सकती है। आप ये सोच सकते हैं कि देखो, डीआईआईज ने मार्केट को बचा लिया और गिरने नहीं दिया। लेकिन अगर आप एक क्रिटिकल इन्वेस्टर की नज़र से देखेंगे तो ये सौदा आपको फायदे का नहीं दिखेगा। एफपीआई को हम स्मार्ट मनी क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो वो अपना पैसा भी लगाते हैं, और दूसरा उनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो इन्फ्लुएंशियल क्लाइंट्स होते हैं। वर्ल्ड के जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो होते हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो अपने क्लाइंट को अच्छा रिटर्न दे सके। वहीं डीआईआईज को अगर आप देखें, उनके ऊपर ऐसा प्रेशर शायद नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर लेंगे? आप अपने सिप्स को बंद कर देंगे या आप अपना फंड विड्रॉ कर लेंगे, और इसका भी उन्हें बहुत ज़्यादा डर नहीं है, क्योंकि वो तरह तरह के एडवर्टीजमेंट चलाकर नए क्लाइंट्स को ले आएंगे, और उनकी मजबूरी है इतना पैसा
हर महीने सिप का जो आता है तो मार्केट में खरीदारी करना उनकी एक मजबूरी बन जाती है। अब यहाँ हो क्या रहा है कि एफआईआईज इसलिए सेल कर रहे हैं क्योंकि ग्रोथ की पॉसिबिलिटी कम है, स्टॉक्स ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गए हैं। दूसरी तरफ डीआईआईज उसी ओवर वैल्यूड स्टॉक को, यानी कि जो 100 का स्टॉक है उसे 125 150 में खरीद रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर आने वाले कुछ महीनों में या सालों में कोई एक फिजिकल एक्सीडेंट होता है वर्ल्ड में, किसी तरीके की वजह से एक बड़ा क्रैश आ जाता है, तो फंसेगा कौन? क्या डीआईआई का पैसा फंसेगा, क्या एफआईआई का पैसा फंसेगा, या फिर रिटेल का पैसा फंसेगा? तो यहां हो क्या रहा है कि स्मार्ट मनी हाई वैल्यूएशंस को सेल ऑफ करके ग्रोथ स्टोरीज को चेज कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ डीआईआई और सिप का पैसा हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक को खरीद रहे हैं। तो ये रेजिलियंस नहीं है, ये एक तरीके का हैंडओवर है और वेल्थ ट्रांसफर है। अब आइए हैंडओवर की बात करते हैं। तो अगर आप सेक्टर का डेटा देखेंगे तो आपको इसके बारे में भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से हैंडओवर हो रहा है। पिछले कई महीनों से हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि मार्केट में बबल है, खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप में बबल है, और वो अब दिखने लगा है। मैंने आपके साथ कल की वीडियो में डेटा शेयर किया कि स्मॉल कैप और मिड कैप वर्ल्ड की अगर टॉप 400 कंपनीज को आप लेंगे, 65 कंपनीज जो हैं पिछले एक साल में लॉस में हैं, और करीब 120 कंपनी से ज़्यादा, 400 में से 120 कंपनी ऐसी हैं जिसमें 20% से ज़्यादा का लॉस हमें देखने को मिला है। और वही सिचुएशन अगर आप सेक्टर्स में देखेंगे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ऑटो को छोड़ दें जो कि करीब 23% अप है पिछले एक साल में, क्योंकि पिछले साल काफ़ी गिरावट आई, और कुछ हद तक बैंकिंग और फाइनेंस को छोड़ दें तो लगभग सभी सेक्टर्स या तो फ्लैटिश हैं या फिर वहाँ पर हमें नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। आईटी सेक्टर में एक साल में 10% से ज़्यादा का हमें लॉस देखने को मिल रहा है। एफएमसीजी फ्लैट है। इसी तरीके से बाकी सेक्टर्स में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर कोई खास ग्रोथ नहीं है। सो अगर पिछले 3-4 साल की आप हिस्ट्री देखें तो वहाँ पर क्या हमें देखने को मिला? तो 2020 वॉज द ईयर ऑफ फियर, लोग डरे हुए थे। 2021 में जब वैक्सीन वगैरह आ गई तो एक ऑप्टिमिज्म का दौर आया। उसके बाद हमें एक ग्रोथ की पिक्चर देखने को मिली, यहाँ पे रिकवरी हुई, इकॉनमी में ग्रोथ देखने को मिला, मार्केट में देखने को मिला, और फिर 2023-24 के आसपास आते आते हमें बिग मनी मार्केट में आता हुआ दिखा। और अब हम जिस फेज में एंटर कर रहे हैं वो फेज है जहां पर हमें अब रियलिटी चेक का सामना करना है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हम शेर आया की बात कर रहे थे, शेर तो नहीं आया, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भेड़िया जरूर आ गया। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देखिए कि बेशक निफ्टी ने 10% का रिटर्न दे दिया, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप वर्ल्ड में हालत बहुत ही पतली है। स्मॉल कैप का इंडेक्स तो 9% से ज़्यादा अभी भी डाउन है, और अगर हम इंडेक्स को माफ भी कर दें तो अंदर में मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों से रिटेल इन्वेस्टर्स की एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी थी जो उनके लिए काम कर रही थी। जिस भी सेक्टर में या स्टॉक में मोमेंटम दिखता था वो खरीद लेते थे, और थोड़ा बहुत डिप के बाद वो वापस उनको रिटर्न देता था। और ऐसे में काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स ने हज़ारों लाखों रुपए लगाए और प्रॉफिट को बुक करके उससे ज़्यादा मार्केट में दोबारा से इन्वेस्ट किया। लेकिन जो स्ट्रेटजी 21, 22, 23 में चल रही थी वो अब नहीं चल रही है। जितना प्रॉफिट उन्होंने वहाँ कमाया उतना अब यहाँ पर उससे ज़्यादा का वो लॉस कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मोमेंटम स्टॉक्स थे जिनमें अर्निंग्स का सपोर्ट नहीं था, जो ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं कमा रहे थे, हाई पीई पर ट्रेड हो रहे थे, मार्केट्स अब उनको औकात पे ला रहा है, उनको पनिश कर रहा है। और ऐसे कुछ स्टॉक्स अगर आप देखिए, तेजस नेटवर्क, ये रिटेल का बहुत ही फेवरेट स्टॉक है। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने इस स्टॉक को पोजीशन में लिया होगा, क्योंकि इसके बारे में तरह तरह की खबरें आप तक पहुंचाई गई होंगी। इसका पीई 120 से गिर के 50 पर आ गया है। इस तरीके से इसको पनिश किया गया है। ओला इलेक्ट्रिक 63% टूट गया है। ट्रेंट, उसके पीई में भी जबरदस्त फॉल देखने को मिला है, क्योंकि वो 150 पी पर ट्रेड हो रहा था और वो उस प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर रहा था। तो मार्केट ने ख्याली पुलाव, ड्रीम्स को रिजेक्ट कर दिया है। अब मार्केट कह रहा है मैं आपको वैल्यूएशन तभी दूंगा जब आप
मुझे नंबर्स दिखाएंगे, प्रॉफिट्स दिखाएंगे और जितना दिखाएंगे उतनी ही वैल्यूएशन मैं दूंगा। तो ये मोमेंटम वाली स्ट्रेटजी जिसके बेसिस पे पिछले कई सालों से लोगों ने पैसे बनाए, अब वो काम नहीं करेगा। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टीबैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो एक तरफ FIIs इंडिया को डंप कर रहे हैं, इंडिया को सेल करके वो वर्ल्ड की जो ग्रोथ स्टोरीज हैं, AI, बायोटेक, फार्मा, वहां पर पैसे को ले जा रहे हैं, और इसी वजह से हमारे मार्केट्स भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो इस अंडर परफॉर्मेंस में चुपके चुपके गोल्ड ने शानदार रिटर्न्स दे दिए। जब हम ये इक्विटी मार्केट ग्रोथ स्टोरीज और जीडीपी के नंबर्स में उलझे हुए थे, तब गोल्ड ने जबरदस्त हमें रैली देखने को मिली, और अब हम गोल्ड की बात कर रहे हैं जब गोल्ड 70% से ज़्यादा ऊपर चढ़ गया है। और गोल्ड में जो रैली हो रही है ये भी हमें बढ़ते हुए रिस्क की तरफ इशारा कर रहा है कि स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं वहाँ भी जा रहा है। और हम जानते हैं कि दुनिया भर में गोल्ड की बाइंग हो रही है। जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो तो खरीद ही रहे हैं, साथ में जो क्रिप्टो की कंपनीज हैं जैसे कि स्टेबल कॉइन, उन्होंने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया है, गोल्ड में पैसे को इन्वेस्ट किया है। तो अगर आप स्टेबल कॉइन, जो टेथर जो कंपनी है, अगर उसकी बात करें तो उन्होंने करीब 26 टन की अभी रिसेंटली बाइंग की है, जो कि किसी भी सेंट्रल बैंक से ज़्यादा है। तो उनका टोटल गोल्ड का रिजर्व 116 टन से ज़्यादा हो गया है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि स्मार्ट मनी जो है इक्विटी मार्केट से भी निकल रही है और वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड में भी लगा रही है। और जो इक्विटी मार्केट में जो पैसा लगा हुआ है वो सिर्फ उन्हीं कंपनीज, उन्हीं स्टोरीज में लगा हुआ है जो फ्यूचर की स्टोरीज है, जिनमें ज़बरदस्त हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और उसमें से एक थीम AI है और कुछ हद तक फार्मा भी उसके अंदर आता है। तो दोस्तों इस सब डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अब जैसा कि मैंने कहा कि हम स्टेज 4 पर आ गए हैं। हमने 2020 में फियर से स्टार्ट किया, फिर ऑप्टिमिज्म पे आए, फिर हम ग्रोथ पर आए, फिर हम बिग मनी या लिक्विडिटी पर आए, और अब हम रियलिटी चेक पर हैं। यहाँ पर अगर आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके स्टॉक को पिक करेंगे, वो स्टॉक आपके नहीं चलेंगे। यहाँ पर आपको स्टॉक को पिक करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी आप उस स्टॉक को सही रेट पर पकड़ पाएंगे। तो जो इजी रिटर्न्स का जो एरा था ये अब खत्म हो गया। ऐसे में हमें करना क्या है? तो पहली चीज़, जो भी आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है, अगर उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, हाई PE पर वो ट्रेड हो रहे हैं, तो पोजीशन को लाइट करिए या वहाँ से एग्जिट करिए। उन्हीं स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखिए जिन्होंने पिछले 4-5 सालों से अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, और कुछ पैसे को कैश पर रखिए ताकि आपके अच्छे स्टॉक्स
जब मार्केट करेक्शन की वजह से नीचे आए तो उसे सही रेट पर आप ले सकें। और अगर FIIs वर्ल्ड के बड़ी ग्रोथ स्टोरीज पर पैसा लगा सकते हैं तो आप क्यों नहीं लगा सकते हैं? आप शायद ये सोच रहे होंगे कि इंडिया में रह के मैं कैसे लगा सकता हूं, तो इसके भी रास्ते हैं और जल्दी ही हम इसके बारे में और भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अब भाई दोस्तों आज के डेटा की तरफ चलते हैं और डेटा क्या इशारा कर रहा है आइए देखते हैं। तो आज 24 दिसंबर है और हम अभी भी 26,000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। 26,142 पॉइंट्स पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी, करीब आज 35 पॉइंट का हमें फॉल देखने को मिला। अब दिसंबर का महीना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अगर हम दिसंबर में देखें तो हमारे रिटर्न्स नेगेटिव हैं। दिसंबर में हमने करीब 60-70 पॉइंट्स हम नेगेटिव हैं। वोलेटिलिटी की पिक्चर अभी देखें तो उसी जोन पे चल रहा है, काफ़ी लो वोलेटिलिटी चल रही है और इसके रीजंस हमने आपके साथ शेयर किए थे कि इसका जो रिजल्ट है वो हमें शायद अगले महीने में देखने को मिलेगा। आप हमारा वीडियो को जाके पिछले कुछ वीडियोस को जाके रेफर कर सकते हैं। अगर हम विक्स को भी देखें तो ये लगातार गिर रहा है और 10% के नीचे आकर अटक गया है। ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता कि 10 से नीचे का विक्स मैंने पिछले 8-10 सालों में कभी देखा हो। 9.19% के आसपास यहाँ हमें आज का विक्स दिख रहा है। पुट कॉल रेशियो की अगर बात करें तो एक बार फिर हमें फॉल देखने को मिल रहा है। हमने आपके साथ शेयर किया था कि ये 1.40 तक पहुंच गया था, जो कि एक तरीके से उसका टॉप होता है और वही फॉल हमें यहाँ पर देखते हुए मिल रहा है। अगर हम निफ्टी फ्यूचर्स की पोजीशंस को देखें तो 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स डाउन है और ये हमें वही पैटर्न देखने को मिल रहा है कि जब मार्केट फ्लैट रहता है या पॉजिटिव में रहता है तो OI में कट होता है। लेकिन जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया पिछले 1-2 वीडियो में कि अब एक्शन जो है ना वो नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए आप देखिए पोजीशंस आपकी रोल ओवर हो रही है नेक्स्ट मंथ में, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि अब ये जो भी दिन बचे हुए हैं इस साल के, इसमें मार्केट में कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक फेस्टिव और छुट्टी का सीज़न शुरू हो गया है खास करके FIIs के लिए। तो आज का मार्केट उसका गवाह है और इसी तरीके से मार्केट अगले कुछ दिन तक चलेंगे, ना तो ऊपर ना तो नीचे, एक छोटे रेंज पर मूव करने की उम्मीद है। और अगर हम प्रीमियम्स को देखें तो वहाँ पर वंस अगेन ड्रॉप देखने को मिला है, जो इंडिकेशन है कि जो पोजीशन शिफ्ट हो रही है नेक्स्ट मंथ में ये कहीं ना कहीं शॉर्ट पोजीशंस हैं। टर्नओवर भी काफ़ी कम हो गया है, करीब 86,000 करोड़ का आज टर्नओवर हमें NSE में देखने को मिला, जो कि एवरेज से काफ़ी कम है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी मैं कहूँगा कि बुरा नहीं है, पिछले कुछ दिनों से कम एडवांस डिक्लाइन में हमें थोड़ी इंप्रूवमेंट होती हुई दिखी है। और FI की इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन भी अगर हम देखें तो माइनर डिप वहाँ पर भी हुआ है बिकॉज ऑफ ईयर एंड, क्योंकि ईयर एंड में उनका अकाउंटिंग होता है तो उसका इम्पैक्ट हमें होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल मार्केट अब ऐसा ही बोरिंग रहने वाला है अगले कुछ दिनों तक और शायद हमें जनवरी 2 या 3 तक का वेट करना पड़ेगा कोई मेजर एक्शन के लिए। ऐसे सिचुएशन में पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मार्केट में आपको मूवमेंट मिलती नहीं है और अगर इंट्राडे में मिलती भी है तो वो थोड़ी हमें वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। इसलिए अवॉइड करिए, छुट्टियों को एंजॉय करिए और शायद अगले महीने से हमें मार्केट ज़्यादा मेजर बड़ी अपॉर्चुनिटी दे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।